इन पे आप जितना लाएंगे उतना उसमें दिखाएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, आपकी जो क्लास चल रही थी उसमें मैंने आपको कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में बताया थी। इसकी कौन कौन सी अवस्था इन्होंने बताई थी उसके बारे में बताया था, और इन्होंने क्या आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था बताई थी और आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था, उन सभी चीज़ों पे मैंने कल क्लास में डिस्कस किया था। तो आई होप आप सभी को कल की क्लास समझ में आया होगा, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे वो भी मैंने आपको करा दिया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे वाइगोत्स्की के बारे में। तो वाइगोत्स्की के बारे में जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कोलबर्ग के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए, जो लॉरेंस कोलबर्ग थे, ठीक है, तो लॉरेंस कोलबर्ग जो है फ्रेंड्स, ये एक यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया था, सही और गलत के बारे में हमें बताता है। यानी कि नैतिक का मतलब क्या होता है, हमारे साथ जो हो रहा है क्या गलत है क्या सही है उसके बारे में जानना, खुद जान के दूसरे को बताना, उसके बारे में जिज्ञासा उत्साह को एक दूसरे से डिफेंड करना संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, बताना एक दूसरे को। तो वही फ्रेंड्स इसमें बताया गया है नैतिक विकास का सिद्धांत जो कोलबर्ग ने बताया है। और इन्होंने यह जो है ये समाज में बच्चे को क्या सिखाना है क्या नहीं बताना है इसके बारे में भी ये बताते हैं। और इन्होंने एक हिंज की कहानी बताई थी। जो लॉरेंस कोलबर्ग थे, इन्होंने एक हिंज की कहानी बताई थी। हिंज जो होता है एक व्यक्ति होता है, उसकी वाइफ क्या होती है, बीमार होती है। ठीक है, हिंज जो व्यक्ति है उसकी वाइफ बीमार होती है और उसको अपनी वाइफ की बीमारी के इलाज कराने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता है। तो वो जहाँ जिस कंपनी में काम करता है उस कंपनी में वो चोरी करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वो कोशिश करता है, क्यों चोरी करने की कोशिश करता है, ताकि उस जो चोरी किए हुए पैसों से, चोरी किए हुए सामान से हम अपनी वाइफ की दवा करा सके और उसकी जान बचा सके। ठीक है, तो क्या होता है, वो चोरी करने की बहुत बार कोशिश करता है क्योंकि वो दवाइयाँ ला सके, लेकिन उसे क्या होता है, उसे अंदर से डर भी लगता है क्योंकि चोरी करना तो गलत बात है। ठीक है, लेकिन वो सोचता है अगर मैं चोरी करूँगा तो मुझे पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, अगर मैं चोरी नहीं भी करूँगा तो क्या होगा, मेरी वाइफ क्या होगी, मर जाएगी, उसके इलाज के लिए दवा के पैसा चाहिए। तो इस प्रकार का जो उसके अंदर जो मनोवैज्ञानिक जो उसके अंदर जो आता है, बार बार गलत और सही का निर्णय जो लेने में वो सक्षम हो पाता है, तो वो किसके कारण हो पाता है, जो ये कोलबर्ग ने नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था। ठीक है, इसके बारे में तो देखिए, इन्होंने तीन लेवल में बताया था। पहला था प्री कॉन्वेंशन लेवल, सेकंड था पनिशमेंट, तीसरा था इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, तो ये तीन प्रकार का था। मैंने आपको तीनों बताए थे, अच्छे से क्लास में समझाया भी था। तो देखिए, जो पहला मैंने आपको बताया था प्राग रूढ़िवाद का स्तर। ठीक है, क्या बताया था मैंने आपको, प्राग रूढ़िवाद का स्तर बताया था। इसमें मैंने बताया था जैसे उसको डर लगता है, वो डरता है दंड से। ठीक है, वो किससे डरता है फ्रेंड्स, दंड या फिर आज्ञा पालन से। ठीक है, क्यों उसको डर लगता है कि अगर मैं चोरी करूँगा तो क्या होगा, मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, अगर मैं चोरी नहीं करूँगा तो क्या होगा, मेरी वाइफ मर जाएगी। तो इसी प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, वो दंड से भी डरता है और वो आत्म अभिरुचि तथा प्रतिबल का भी अभिमुखता है। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया वो पनिशमेंट, यानी कि बालकों के मन में जो आज्ञा पालन का भाव दंड पर आधारित होता है, तो इस अवस्था में बालकों में नैतिकता का ज्ञान होता है। बालक स्वयं की परेशानियों से बचना चाहता है, इसी को कोहलबर्ग का मानना बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, अगर वो नहीं चोरी करेगा तो क्या होगा, वो उसकी वाइफ मर जाएगी। वो दोनों ही चीज़ों से भयभीत है और वो अपना आत्मचिंतन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इन्होंने क्या बताया था। नेक्स्ट इन्होंने बताया था परंपरागत नैतिक स्तर, जो 10 वर्ष से 13 वर्ष तक की अवस्था में देखा जाता है, जिसको हम कॉन्वेंशनल लेवल कहते हैं। इसमें क्या होता है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। ठीक है,
इसमें क्या होता है, कानून एवं व्यवस्था की उन्मुखता है। इसमें बच्चे को जो होता है, इस अवस्था में बच्चा जो होता है एक दूसरे का सम्मान करने की भावना उनके अंदर आ जाती है और एक दूसरे के सम्मान की इच्छा पाने की, मतलब वो दूसरे का सम्मान भी करेगा तो वो क्या चाहता है कि मेरा भी जो उसी प्रकार से मैं दूसरे का सम्मान करता हूँ उसी प्रकार से मेरा भी सम्मान वो करे। ठीक है, तो ये जो आ जाती है इच्छा, ये बच्चों के अंदर 10 से 13 वर्ष की अवस्था में बच्चों के अंदर ये भावना उत्पन्न हो जाती है। ओके, अब देखिए हम बात करते, तीसरा पॉइंट था इसका, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य। ये फ्रेंड्स जो अवस्था है इसको हम पोस्ट कन्वेंशनल लेवल बोलते हैं। ठीक है, ये जो अवस्था है ये आपके 13 वर्ष के ऊपर के लोगों में आती है, जिसमें इन्होंने फर्स्ट बताया है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। ठीक है, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता में इन्होंने बताया है कि इस अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है तथा वे यह भी सोचते हैं कि स्थापित नियमों में सुधार की आवश्यकता तो नहीं। उदाहरण स्वरूप जैसे कि अगर एक व्यक्ति अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है तो यह देखा जाएगा कि वह जीवन बचाना चाहता है। यहाँ पे उसको चोरी की महत्वता नहीं दी गई, वहाँ पे इसकी किसकी महत्वता दी गई है, वो किसी की जान बचाना चाहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है ना, जान बचाना जो है, जीवन को यहाँ पे महत्वता दी गई है। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स इन्होंने बताया है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, यानी कि यूनिवर्सल इथिकलियम प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन। इस अवस्था में क्या होता है, अंतःकरण की ओर अग्रसर हो जाता है। अब बच्चे का आचरण क्या होगा, दूसरे की प्रतिक्रियाओं का विचार किए बिना उनके आंतरिक आदर्शों के द्वारा होता है। यहाँ बच्चे के अनुरूप व्यवहार करना जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक मैंने आपको सभी को समझा दिया। देखिए जो कैरोल एक आए थे, इसके बाद एक मनोवैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था कैरोल गिलिगन था। इन्होंने लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों की समालोचना करते हुए इन्होंने अपना तर्क दिया था कि पुरुषों की जो नैतिकता का आधार होता है, यानी कि जो पुरुषों की नैतिकता का आधार होता है क्या होता है, जस्टिस होता है, जिसे न्याय कहते हैं, जबकि स्त्रियों का जो नैतिकता का आधार होता है उसको देखभाल यानी कि केयर कहा जाता है। किस प्रकार से लेडीज़ क्या करती हैं, फीमेल के अंदर क्या होता है, केयर करने की भावना आती है, जबकि जो जेंट्स होते हैं उनके अंदर किस चीज़ की भावना आती है, उनके अंदर जस्टिस और क्या करेंगे, न्याय की भावना उनके अंदर आती है। ठीक है, ये मेरा कल के क्लास में रह गया था, उसको मैंने आज आपको समझा दिया। अब देखिए आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए जो वाइगोत्स्की जी हैं ये सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, कहाँ के थे, सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक थे। और ये लेव वाइगोत्स्की ने बालकों में सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इस सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि बालक के व्यवहार, बालक के हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, देखिए जो लेव वाइगोत्स्की जी हैं इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था जिसको हम सोशल कल्चर थियरी कहते हैं। ठीक है, सोशल कल्चर थियरी कहा जाता है। और देखिए जो लेव वाइगोत्स्की जी हैं इनका जन्म हुआ था 1896 ईस्वी में और यह एक रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और इनको हम रचनावादी मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। जो लेव वाइगोत्स्की अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा ये कौन से मनोवैज्ञानिक है, तो ये रचनावादी मनोवैज्ञानिक है और इनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो रूस में हुआ था। ओके, और इन्होंने बच्चा अपने समाज सांस्कृतिक से क्या इंटरेक्ट करके अधिगम करता है इसके बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया। इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए जो वाइगोत्स्की हैं इन्होंने बताया है कि समाज से घुलने मिलने के फलस्वरूप
उनमें विभिन्न प्रकार का विकास होता है। समाज में उसे जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी उसका विकास भी क्या होगा, उसी प्रकार से होगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग देखते हैं बच्चा जिससे अपने आसपास देखता है, अपने आस पड़ोस में, अपने घर में जिस प्रकार से जिस माहौल में रहता है बच्चा क्या करेगा, उसी माहौल में ढल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए जन्म के समय जो शिशु होता है, शिशु का व्यवहार क्या होता है, सामाजिकता से काफ़ी दूर होता है। जब जो शिशु जन्म लेता है तो उस टाइम क्या होता है, बच्चों के अंदर कौन कौन से आपको देखने को मिलते हैं उसके अंदर गुण, तो केवल बच्चा क्या करेगा, क्रीपिंग यानी कि चूसना, हाथों को पकड़ना, मुट्ठी बांधना, खोलना, इस और थोड़ा सा हाथ पैर मारना, इसके अलावा बच्चों के अंदर कोई भी गुण नहीं होता है। वह अत्यधिक स्वार्थी भी होता है। ठीक है, उसे केवल अपने शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की ललक होती है तथा दूसरों के हित चिंतन की कुछ भी परवाह नहीं करता है। और वह इस आयु में गुड्डे गुड़ियों, खिलौने, मूर्ति आदि निर्जीव पदार्थों तथा पशु पक्षी, मनुष्य आदि सजीव प्राणियों में कोई अंतर नहीं समझ पाता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे जो छोटे बच्चे होंगे उनको क्या चाहिए होता है, उनको केवल खिलौने के सामान चाहिए होते, गुड्डे गुड़िया, वो अपने ही लिए क्या अच्छा है क्या बुरा बच्चे नहीं समझ पाते, क्योंकि बच्चों के अंदर क्या होता है उतना विकास नहीं हो पाता है। जो शिशु होता है, शिशु के सामाजिक संपर्क का दायरा बहुत ही सीमित होता है। ठीक है, अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट का क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा व्यापक होता है, फैला हुआ होता है। ठीक है, उसी प्रकार जो बच्चा होता है, बच्चों का जो सामाजिक संपर्क का दायरा होता है वो बहुत ही सीमित होता है। अतः हम बात करें जो सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से उनसे बहुत आशा नहीं की जा सकती है। बाल्यावस्था में प्रवेश करने के साथ साथ जो अधिकांश बच्चे होते हैं उनमें विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते हैं और अब उनका सामाजिक दायरा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, विस्तृत बनता चला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो बाल्यावस्था होता है, बाल्यावस्था को चाइल्डहुड जो होती है, चाइल्डहुड की एज जो बताई गई मैंने कौन से आपको बताई थी, 2 वर्ष से लेकर के जो 7 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको बाल्यावस्था कहा जाता है। इसमें इसके बाद क्या आती है, किशोरावस्था आती है। ठीक है, किशोरावस्था आपकी जो 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको हम किशोरावस्था कहते हैं। इसमें लिंग संबंधित चेतना तीव्र हो जाती है और इस आयु में अधिकतर जो किशोर किशोरियां होती हैं वो हम उम्र समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया था इसकी पहली क्लास में, जो मैंने आपको बताया होगा जीन पियाजे के अनुसार। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार मैंने क्या बताया था, उन्होंने पहले बच्चे के विकास के बारे में बताया था, फिर उन्होंने बताया बच्चे किस प्रकार से विकास करेंगे। ठीक है, बच्चे का जब विकास होगा, जब बच्चे बड़े होंगे तो अपने घर में अपनी मातृभाषा जो मैंने आपको बताया, जो उनके घर की भाषा होती है, जो उनके आसपास की भाषा होती है, उसको सीखेंगे। उसके बाद वो अधिगम करेंगे, स्कूल में जाना प्रारंभ करेंगे, तो जो भी भाषा, जो भी लैंग्वेज जो सीखेंगे उसको क्या करेंगे, अधिगम करेंगे। उसके बाद जो वाइगोस्की होते हैं, इनके अनुसार उन्होंने बताया समाज सांस्कृतिक और भाषा से ही होता है। जो समाज होता है वो सांस्कृतिक और भाषा से ही होता है। S4 उन्होंने बताया सोशल, C4 कल्चर, L4 लैंग्वेज, सोशल कल्चर लैंग्वेज। ठीक है, ये किसका सिद्धांत है, सोशल कल्चर लैंग्वेज, ये इन्होंने लेवाइगोस्की जी ने कहा था। इनके अनुसार भाषा और विचार दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने कहा है जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में क्या होता है, लिंग संबंधी चेतना। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जब बच्चे छोटे क्लास में होते हैं, आप जैसे देखेंगे जो मिडिल चाइल्डहुड के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो अगर लड़के हैं तो लड़के लड़कों के साथ ही रहना पसंद करते हैं, वो एक ग्रुपिंग का कार्य करते हैं, ग्रुपिंग में रहना पसंद करते हैं। और लड़कियां जो होंगी, लड़कियां अपनी ग्रुपिंग बनाकर रहती हैं।
जबकि जो किशोरावस्था आती है, जो किशोरावस्था में क्या होता है, लड़के लड़कियों की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं और लड़कियां लड़कों की तरफ अट्रैक्टिव होती हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि बाल्यावस्था के बाद जब किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना उनके अंदर जागृत होती है, चेतना तीव्र हो जाती है, ठीक है। और इस आयु में अधिकतम जो किशोर होते हैं, अधिकतम जो बालक और बालिकाएं होती हैं, वो अपने हम उम्र के साथ सक्रिय सदस्य होने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि समूह के प्रति उत्पन्न जो भावना होती है अब केवल टोली या समूह विशेष तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह क्या करेगी, यह विद्यालय, समुदाय, प्रांत और राष्ट्र तक व्यापक बन जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया ना, चाइल्डहुड में क्या होता है, बच्चे एक टोली, एक समूह बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जब बच्चे किशोरावस्था में प्रारंभ हो जाते हैं, किशोरावस्था में चले जाते हैं, तो क्या होता है, किशोरावस्था में बच्चे जाने के बाद जो उनकी जो समूह के प्रति जो भावना होती है, जो उनके अंदर समूह के प्रति उत्पन्न भावना होती है, वो केवल टोली समूह तक ही नहीं सीमित रहती, बल्कि वो क्या चली जाती है, वो विद्यालय, समुदाय, प्रांत और राष्ट्र तक व्यापक बन जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, परोपकार और त्याग का अद्भुत सामंजस्य इस अवस्था में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि किशोरावस्था संवेगों की तीव्र। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे किशोरावस्था जो होती है वो संवेगों का तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था भी है, और इस अवस्था में विशिष्ट रुचियों और सामाजिक संपर्कों का क्षेत्र भी अत्यधिक विस्तृत होता है। अब यहाँ बात हो रही वाइगोस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान जो होता है, अर्थात बच्चे अपने शिक्षक के निर्देशानुसार अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जिन्हें उन्होंने पहले अपनी कक्षा में देखा होता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करेंगे वाइगोस्की जो हैं, इन्होंने दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिए थे। ठीक है, अब देखिए उन्होंने कौन से दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिए थे, उसके बारे में आपको समझा देते थोड़ा सा। तो देखिए, पहला इन्होंने दिया था जेडपीडी यानी कि जोन प्रॉक्सिमोडल डेवलपमेंट, जिसको हम समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र कहते हैं। और सेकंड इन्होंने दिया था सेफेलोकॉर्डिंग यानी कि स्कैप फोल्डिंग कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि पाड़ यानी कि ढांचा। और इन्होंने देखिए जो इस सोशल स्पीच होता है, इन्होंने बताया था जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, और जब फिर प्राइवेट स्पीच होती है उसको 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था रखी है। उसके बाद इनर स्पीच उन्होंने बताया है। तो देखिए जो वाइगोस्की हैं, इनके अनुसार जो लर्निंग होता है, अधिगम जो होता है, अधिगम की जो प्रोसेस होती है उसमें सांस्कृतिक उपकरणों, कल्चर टूल्स के महत्व पर जोर देती है। जबकि जो वाइगोस्की हैं, इन्होंने अपने सिद्धांत का यूज़ करते हुए क्या बताया है, कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, डिस्कवरी, डिसलॉजिक, प्रॉब्लम्स बेस्ड लर्निंग इट्स बताया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जितना भी विभिन्न शिक्षा प्रणालियों में किया जाता है, वाइगोस्की ने अपनी जो सिद्धांत बताया है वो विभिन्न शिक्षा प्रणालियों में बताया है। जैसे कि देखिए मैं आपको बता दूं, एक यहाँ पे देखिए दिया गया है, यह जो वाइगोस्की हैं इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का एक भाग है, और इसके अंतर्गत वाइगोस्की ने एक संप्राप्त दिया था जिसका नाम था स्कैफोल्डिंग, सहारा देना। स्कैफोल्डिंग मतलब होता है, स्कैफोल्डिंग का अर्थ होता है जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है, तो वह प्रक्रिया जो होती है उसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। या जब बच्चा किसी समस्या के समाधान का हल किसी की सहायता मार्गदर्शन में करता है, तो वह प्रक्रिया जो होती है सहारा देना यानी कि स्कैफोल्डिंग कहलाता है, जिसको हम पाड़ या ढांचा कहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं,
जो लेव वाइगोस्की हैं, इन्होंने अपने मत की जो उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रिया के द्वारा सम्मिलित होती है, तो उसको मनोवैज्ञानिक उपकरण भी कहा है। तो देखिए यहाँ पे बताया इन्होंने, इसके फोल्डिंग का मतलब क्या होता है। जब कोई बच्चा कोई भी कार्य कर रहा है, उसको उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर वो किसी बड़े की सहायता लेता, अपने टीचर की सहायता लेता, अपने पेरेंट्स की सहायता लेते हैं, तो वो क्या होता है, उस सहायता जो मार्गदर्शन में करता है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, वो प्रक्रिया सहारा देना कहलाएगा। ठीक है। और इस समस्या समाधान का जो हल करता है, उसको मार्गदर्शन करना कहा जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद में आपको बता देती हूँ किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, जो आपका सीटेट जून 2011 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है पियाजे जी, सेकंड ऑप्शन दिया गया है पावलोव, थर्ड ऑप्शन दिया गया कोलबर्ग एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया स्किनर। तो बताइए, जो बच्चे हैं वो अपनी दुनिया के बारे में अपनी समझ का जो सृजन करते हैं, उसका श्रेय किसको दिया गया है। तो आप सभी को इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जिसका आंसर करेक्ट होगा वो है फर्स्ट आंसर। ठीक है, फर्स्ट आंसर इज द इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दिया गया है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका सीटेट जून 2011 में पूछा गया है, और कह रहा है कि वह अवस्था जब बच्चा वो तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है संवेदी प्रेरक अवस्था, सेकंड ऑप्शन दिया गया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड ऑप्शन दिया गया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बता दूं, देखिए जो वह अवस्था यहाँ पे बात हो रही, वह कौन सी अवस्था होती है जब बच्चा वो तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो इसमें फ्रेंड्स आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। और आप लोगों को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग एक बार जो मैंने आप लोगों को क्लास दी है, वो क्लास वाली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, जिन पे आजे वाली, उसमें आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको कहती हूँ आप लोग ध्यान से क्लास अटेंड कीजिए, क्योंकि लास्ट में आपको जब मैं क्वेश्चन आंसर कराती हूँ तो आप लोग बोलते हैं कहाँ से ये क्वेश्चन आंसर आ गया। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 43 क्वेश्चन नंबर। ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट जून 2011 में पूछा गया है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कोलबर्ग द्वारा, सेकंड ऑप्शन दिया गया है एस्किरिस द्वारा, थर्ड ऑप्शन दिया गया है स्किनर द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है जीन पियाजे द्वारा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए यहाँ पे बात होगी बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 विशिष्ट अवस्थाएं दिया है, ये तो दिया है जीन पियाजे जी ने। ठीक है, कौन कौन सी 4 अवस्थाएं दी हैं ये मैंने आपको बताया है। एक बार आप लोगों को क्लास देख लीजिएगा, अटेंड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट जून 2011 में पूछा गया है। देखिए जो जीन पियाजे के यहाँ 4 अवस्थाओं की बात हो रही ना फ्रेंड्स, ये चारों अवस्था देखिए यहाँ पे दिया गया है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, फर्स्ट अवस्था जो आपकी दी गई है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। सेकेंड आपकी जो होती है ये आपकी 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है।
तीसरी अवस्था आपकी होती है 7 वर्ष से 11 वर्षता तक, और चौथी अवस्था जो आपकी होती है ये जन्म से लेकर 11 वर्ष से लेकर के आपकी किशोरावस्था तक। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है 44 क्वेश्चन नंबर जो आपका है, जो आपका जून 2011 में पूछा गया था। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा जो है वो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए मूर्त चिंतन की बात हो रही, तो मूर्त चिंतन मैंने आपको बताया था बच्चा कब करना प्रारंभ कर देता है, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की अवस्था में। ओके, तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट दिया गया आपका 45 क्वेश्चन नंबर, ये भी आपका जनवरी 2012 में पूछा गया है। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो देखिए जो फ्रेंड्स वाइगोत्स्की हैं, वाइगोत्स्की मैंने आपको बताया था ये किस चीज़ पर ज़्यादा करके बल देते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है सामाजिक, सेकंड ऑप्शन दिया गया आनुवंशिकता, थर्ड ऑप्शन दिया गया नैतिक, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है शारीरिक। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो नैतिक विकास की अवस्था पर दिए हैं, ठीक है, वो तो हैं आपके लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात आती है सामाजिक। ठीक है, तो ये जो वाइगोत्स्की हैं, वाइगोत्स्की जो हैं ये बच्चों को जो सिखाने के बारे में बात करते हैं, जो कि आपका 45 क्वेश्चन नंबर है। इसमें वाइगोत्स्की जो है बच्चों के सीखने में इसमें से कौन सा ऐसा कारक है जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो वो है फ्रेंड्स आपका फर्स्ट ऑप्शन सामाजिक, जिसमें मैंने अभी आपको बताया है। स्टार्टिंग से अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, ये दोनों जो हैं फ्रेंड्स, इन दोनों का आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दिया गया है 46 क्वेश्चन नंबर है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किससे संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आपका जनवरी 2012 में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि सामाजिक मुद्दों से सरोकार, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है जीन पियाजे के बारे में। ठीक है, तो जीन पियाजे जी हैं, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था जो बताई है, इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ये है फ्रेंड्स अनुकरण, यानी कि देखकर, सुनकर, समझकर सीखना। ठीक है, तो इसमें आपका जो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ओके, समझ में आप लोगों को इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 47। इसमें कह रहा है कि जो कोहलबर्ग हैं, इनके अनुसार शिक्षक जो है वो बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस प्रकार कठोर निर्देश देकर। सेकंड कह रहा है कि धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो देखिए जो कोहलबर्ग हैं, इन्होंने इनके अनुसार जो बच्चा है, जो शिक्षक है, वो बच्चों में नैतिक मूल्यों का जो विकास करता है वो करेगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ठीक है, जिस कोई भी चर्चा करेगा तो उसमें क्या होगा, नैतिक मूल्य क्या होंगे, शामिल होंगे। ओके, उस पर वो चर्चा करेंगे तो क्या करेंगे, अपना बच्चों को अच्छे से समझाओ, बता सकते हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 77 है। कोई 5 साल की लड़की है, ठीक है, एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है, ठीक है। आप देखे होंगे छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने आप से ही बात करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया जो कोई 5 साल की लड़की है वो एक टी शर्ट को तय कर रही है, ठीक है, फोल्ड कर रही है। करते समय वो अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित जो व्यवहार है, व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आपका सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि जीन पियाजे इसे अहं केंद्रित भाषा कहेंगे और ले वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेंगे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रियाओं के रूप में करेगा और ले वाइगोस्की जो कह रहे हैं इसे खोजबीन मानेंगे। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि जीन पियाजे जी जो हैं वो लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी मुंह के अनुकरण के रूप में करेंगे। फोर्थ कह रहा है कि जो जीन पियाजे जी हैं और लेव वाइगोस्की इसकी जो व्याख्या करेंगे वो बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रक्रिया के रूप में करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, जो सही कथन है वो है जीन पियाजे जो हैं इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे, ठीक है। कि बच्चा क्या करता है वो अपने आप को अहम मानता है, अहम केंद्रित भाषा कहेंगे। और ले वाइगोस्की इसकी व्याख्या जो है वो बच्चों के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, तो इसमें देखिए फ्रेंड्स जो आपका आंसर करेक्ट होगा, ये आंसर आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट आंसर। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दिया गया क्वेश्चन नंबर 76 है। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया है। तो देखिए जो जीन पियाजे ने आपका स्कीमा बताया था, यानी कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, ठीक है। इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है समावेशन और अनुकूलन के रूप में। सेकंड कह रहा है कि साम्यीकरण और संशोधन के रूप में। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि समावेशन और समायोजन के रूप में। एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो स्कीमा इन्होंने बताया थी, यानी कि समावेशन और समायोजन के रूप में, ठीक है। इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आपका सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है स्कीमा की, ठीक है, स्कीमा मैंने आपको बताया था ना, स्कीमा क्या होता है, जो पूर्व ज्ञान बच्चों को जो पुराना ज्ञान होता है उसी में अपने नए ज्ञान को जोड़ते हैं, ठीक है। ये जीन पियाजे जी ने बताया था काफ़ी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 75 क्वेश्चन नंबर है। लेव वाइगोस्की ने के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने विश्वास के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। ये क्वेश्चन आपका सितंबर 2016 में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है मानकीकृत परीक्षण, सेकंड ऑप्शन है तथ्यों पर आधारित प्रत्यय स्मरण के प्रश्न, एंड थर्ड ऑप्शन है वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रश्न के आधार पर, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका सहयोगी प्रोजेक्ट। तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका फर्स्ट आंसर इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास आप सभी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिसको अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, जो भी आपका डाउट है मैं क्लियर कर दूँगी। और आपकी देखिए मैथ की 2 क्लास अटेंड हुई है इस पर,
चैनल पे मेरे, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और हिंदी ग्रामर के लिए मैं हमेशा आपको कहती, हिंदी ग्रामर की भी प्लेलिस्ट बन चुकी है और हिंदी पेडागोजी की भी आपकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। तो आप लोग अपना जाकर के क्लास अटेंड कर लीजिए अच्छे से। सभी लोग क्लास को अटेंड कीजिए। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। ठीक है।